11 मार्च 2011 को जापान में एक ऐसा भूकंप आया जिसने करीब 19,000 लोगों की जान ले ली और 1 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, क्योंकि इस भूकंप ने एक खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया, जिसे चेरनोबिल के बाद का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। इसे जापान का 2011 डिजास्टर कहा जाता है। जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी जगह है जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि ये इलाका 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन बिंदु पर स्थित है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसी वजह से जापान के इतिहास में कई बार भूकंप आए हैं, लेकिन इस बार जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 9 मैग्नीट्यूड थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर 2:46 पर जब इस भूकंप ने जापान को हिट किया, तो इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसने जापान के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों इमारतों को तबाह कर दी। लेकिन ये तबाही की शुरुआत भर थी, क्योंकि इस सुनामी के एपिसेंटर से करीब 200 किलोमीटर दूर फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित था। जब सुनामी की ऊंची लहरें इस रिएक्टर से टकराईं, तो इसका ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम फेल हो गया और इसका कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। हर न्यूक्लियर रिएक्टर में कोर का तापमान कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोर गर्म हो जाए तो ये सिस्टम उसे ठंडा कर सके। लेकिन उस दिन आई सुनामी ने यह सिस्टम फेल कर दिया। अब कोर को ठंडा करने के लिए कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर रही थी, जिससे कोर का तापमान लगातार बढ़ता गया और कोर मेल्ट हो गया। इस मेल्ट के कारण गर्म जिर्कोनियम बाहर निकला, जो एक हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर को ठंडा करने के लिए जो पानी था, जब जिर्कोनियम उससे रिएक्ट हुआ तो एक बड़ा हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो। हालांकि इस विस्फोट से कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण रेडियो एक्टिव कण वातावरण में फैल गए। इतना ही नहीं, ये रेडियो एक्टिव पानी समुद्र और ग्राउंड वाटर में भी मिल गया, जिससे पास के इलाकों में रहना खतरनाक हो गया। 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे, उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब इस खतरनाक डिजास्टर को काबू में लाने के लिए सबसे पहला काम यह किया गया कि कोर से निकले रेडियो एक्टिव मटेरियल को हटाया जाए, और इसके लिए इंसानों की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहां जाना जानलेवा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरी तरह साफ करने में करीब 30 से 40 साल लग सकते हैं। जापान ने एक ही दिन में 2 बड़ी तबाहियों को झेला, लेकिन आज वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में ऐसे भूकंप को पहले से डिटेक्ट कर सके, ताकि फुकुशिमा जैसा डिजास्टर फिर कभी ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें द अनरिफाइंड टीवी।